गुरुकुल के इस व्याख्यान में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, सेंट स्टीफेंस कॉलेज आपके सामने संस्कृत भाषा के वर्गीकरण को लेकर के, भारोपीय भाषा के वर्गीकरण को लेकर के उपस्थित हूं। हम लोग चर्चा कर रहे थे जो विभिन्न वर्ग हैं, शाखाई वर्ग हैं भारोपीय भाषा परिवार का, उसके ऊपर, और तदनुसार हम लोग केल्टिक का विश्लेषण कर रहे थे। केल्टिक भाषा से पूर्व हम लोग ये जान लें कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चर्चा की है, और उस चर्चा के क्रम में हमने देखा कि हमने भारत ईरानी पढ़ा, हमने आर्मीनियन पढ़ा, हमने अल्बानियन जाना, हमने वाल्टोस्लाव जाना, हमने ग्रीक जाना और हमने इटालियन जाना। केल्टिक का उल्लेख मात्र हमने किया था और इस संदर्भ में यह बताने की कोशिश की कि जो केंतुम वर्ग की महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक केल्टिक समूह है। इस केल्टिक समूह के तीन उपभाषा देखी जाती है, गैलिक, गॉलिश एंड ब्रिटेनिक। गॉलिश के विषय में चर्चा कर रहे थे कि यह 6th सेंचुरी एडी की भाषा रही, लेकिन अब यह भाषा उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है। केवल और केवल यह शिलालेख मात्र की भाषा के रूप में उपलब्ध है और इसके भी 6 शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। गॉलिश के अतिरिक्त गैलिक है, गैलिक से ही आयरिश, स्कॉट, आयरिश यानी आयरलैंड की भाषा, स्कॉट यानी जो स्कॉटलैंड है, गैलिक मार्क्स आदि जो है ये इस गैलिक से निकलने वाली भाषा है। इन सारी भाषाओं में, इस गैलिक समूह में आयरिश जो है वो सर्वाधिक विशिष्ट भाषा मानी जाती है। आयरिश का साहित्य हम 5th सेंचुरी एडी में पाते हैं। यह ब्रिटेनिक की उपभाषा, इसके साथ जो आयरिश का जो साहित्य 5th सेंचुरी एडी में है, और आप इसमें पाएंगे कि आज तो काफी अच्छा इनका प्रचुर और समृद्ध साहित्य हो चुका है। इसके बाद जो केल्टिक समूह का जो तीसरा वर्ग है वो है ब्रिटेनिक, और ब्रिटेनिक की उपभाषा जो आधुनिक वेल्श, इसी तरह से ब्रेंतो, ये हम देखते हैं, जिसमें वेल्श का जो साहित्य है वो समृद्ध है और इसका साहित्य में 9th सेंचुरी से उपलब्ध होता है। मित्रों, थोड़ी सी सूक्ष्म टिप्पणी की आवश्यकता होती है यहां पर। वो आवश्यकता यह है कि पुनः पुनः जब हम भाषाई वर्गीकरण कर रहे हैं तो हमें साहित्य की चर्चा करनी पड़ रही है कि इस सेंचुरी में इसका साहित्य प्राप्त होता है या उस सेंचुरी में उसका साहित्य प्राप्त होता है। इसके पीछे धारणा यह है, इसके पीछे कारण यह है कि अगर भाषा में साहित्य है तो इसका मतलब उस भाषा की समृद्धि की ओर यह संकेत देता है, और यह बताता है कि उस काल में यह भाषा कितनी समृद्ध रही होगी, लोगों से कितनी जुड़ी हुई होगी, और इस भाषा की ध्वनियों में, इस भाषा के वर्णों में, इस भाषा के शब्दों में क्या परिवर्तन हो रहे होंगे, क्या विकास हो रहे होंगे, या क्या व्यवस्थित रूप प्राप्त हो रहा होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस भाषा विज्ञान के वर्गीकरण के संदर्भ में हमें साहित्य का उल्लेख करना पड़ रहा है। अब जो ये केल्टिक भाषा है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से केल्टिक इस परिवार की भाषा में सबसे कठिन और सबसे अस्पष्ट है। अब किस भाषा में, यानी समग्र जो भारोपीय भाषा परिवार है, जिसके हमने 10 वर्ग अपने सामने उपस्थित किए, और उससे पहले जिसमें हमने वाल्टोस्लाव वर्ग का वर्गीकरण किया, ग्रीक, इटालियन यानी लैटिन, उसी तरह से ये केल्टिक का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो ये केल्टिक जो है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, ये भाषा जो है इस परिवार की भाषाओं में जो ये सबसे कठिन है, क्लिष्ट है और अस्पष्ट है। अर्थात किसी, अस्पष्ट का मतलब क्या है कि इमीडिएट किसी एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाना, उस भाषा की प्रकृति को पूरी तरह से ग्रास्प कर पाने में अभी भी भाषा वैज्ञानिक जो है वो अक्षम हो रहे हैं। अवश्य सफलता मिलेगी, और यही कारण है कि इसे अस्पष्ट कहा गया। मित्रों, इसके बाद हम लोग जर्मन भाषा में आते हैं। जर्मन या ट्यूटोनिक इस भाषा को कहते हैं। इस भाषा की भी 3 उपशाखाएं हैं, पूर्वी जर्मन या गॉथिक, गॉथी भी कहते हैं, उत्तरी जर्मन, स्कैंडिनेवियन और पश्चिमी जर्मन। मित्रों, फिर से देखेंगे कि जर्मन भाषा है और इनके 3 हम रूप पाते हैं, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी। पूर्वी जर्मन में कोई भाषा प्राप्त नहीं होती, एक भी भाषा जीवित नहीं है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक उस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि ये भाषा भी कभी रही होगी। आप देखें, यह भाषा जो संस्कृत आदि के बहुत बाद की भाषा है, वो भाषा विलुप्त हो गई, वो भाषा गायब है, लेकिन संस्कृत भाषा आज भी चली आ रही है।
ये अपने आप में एक बड़े ही आश्चर्य का ही नहीं बल्कि उस भाषा के वैशिष्ट्य का द्योतक होता है। गॉथिक का जो भाषा शास्त्रीय अध्ययन है, इस दृष्टि से हम विशेष महत्व देखते हैं और भाषा वैज्ञानिकों के लिए भी यह भाषा पर्याप्त आकर्षण का केंद्र रहा है। मित्रों, यह भाषा, इस भाषा का 4th शताब्दी में हम अनुदित बाइबल पाते हैं और इस बाइबल, इसको जो अनुवाद करने वाले थे वो फादर वुल्फिलॉस थे। नाम एक बार मैं फिर से नाम ले रहा हूं, फादर वुल्फिलॉस। ये 4th शताब्दी में इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था। उत्तरी जर्मन में अब केवल शिलालेख मात्र उपलब्ध है। जिस तरह से हमने कैल्टिक में अभी देखा कि कैल्टिक भाषा परिवार में जो गॉलिश का था, जहां पर केवल 6 शिलालेख मात्र उपलब्ध हैं और 6 शिलालेख मात्र से हम इस भाषा की प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार जो उत्तरी जर्मन है वह उत्तरी जर्मन भी शिलालेख मात्र, इसका हमें शिलालेख मात्र में यह प्राप्त होती है यह भाषा। इसका साहित्यिक रूप प्राचीन नोर्स या आइसलैंडिक के रूप में हमें प्राप्त होता है। किसका? उत्तरी जर्मन का। स्वीडिश यानी स्वीडन की भाषा, डेनिश यानी डेनमार्क की भाषा, नॉर्वेजियन यानी नॉर्वे की भाषा और आइसलैंडिक, आइसलैंड की भाषा का विकास जो है ये इसी उत्तरी जर्मन से हुआ है। पश्चिमी जर्मन, इनकी 2 प्राचीन उपशाखा है। देखिए, जर्मन की 3 शाखा, उस 3 शाखाओं में से जो अब पश्चिमी जर्मन है उनकी 2 शाखा हमारे सामने है, हाई जर्मन एंड लो जर्मन, उच्च जर्मन और निम्न जर्मन। उच्च जर्मन का विकास आधुनिक डच, जो आप जानते हैं, और फ्लेमिश के रूप में हमें प्राप्त होता है। फ्लेमिश जो कि बेल्जियम की भाषा है, डच आप लोग जानते हैं जो हॉलैंड, नीदरलैंड आदि जो है ये उस प्रदेश के भी जाने जाते हैं, तो वहां की भाषा, और बेल्जियम की भाषा, ये जो है उच्च जर्मन से ही विकसित भाषा है ये दोनों। निम्न जर्मन का विकास आधुनिक इंग्लिश तथा फिजियन के रूप में है। अब देखिए, एक नई सूचना है कि जो आधुनिक इंग्लिश है और जो फिजियन है, इन दोनों भाषाओं का विकास निम्न जर्मन से हुआ। अर्थात आधुनिक इंग्लिश का जो प्रारंभिक रूप है वो निम्न जर्मन है। यहां से निम्न जर्मन से मतलब ये नहीं कि इंफीरियर जर्मन नहीं, मतलब ये प्रादेशिक ये भेद है। साहित्यिक दृष्टि से जो प्राचीन इंग्लिश, इसमें जो है उसका विशेष महत्व है। जो एंग्लो सेक्शन हम देखते हैं, साहित्यिक दृष्टि से इस निम्न जर्मन में जो प्राचीन इंग्लिश है उसका विशेष महत्व है। और जैसा हमने कहा कि इसी से आधुनिक अंग्रेजी का भी हम विकास पाते हैं। तो जर्मन और इंग्लिश काफी क्लोज एसोसिएशन आपस में शेयर करता है। इसके बाद तोखैरियन, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, और जैसा हमने शुरू में चर्चा की थी कि तोखैरियन जो है, तोखैरियन में आप पाएंगे कि ये कहीं ना कहीं संस्कृत के निकट है और एक तरह से संस्कृत के ही ज्ञान विज्ञान को उस समय ये प्रचार प्रसार में ला रहा था। इसका यह मतलब नहीं कि संस्कृत का ये एजेंट बन के संस्कृत का ज्ञान विज्ञान प्रसारित कर रहा था, बल्कि तोखैरियन भाषा संस्कृत के इतने नजदीक रही होगी कि संस्कृत के ही जो कुछ ज्ञान है वो ज्ञान को अपनों में ये संजोए हुए था। बहुरूपीय भाषा परिवार में इसका समावेश बहुत बाद में किया गया। मित्रों, ये एक अपने आप में जानने की बात है कि इनिशियली इसको बहुरूपीय भाषा परिवार का विषय माना ही नहीं गया। 1904 में चीनी जो टर्किस्तान है, जो तुर्की है, यहां से बौद्ध साहित्य एवं आयुर्वेद के कुछ हस्तलेख मैन्यूस्क्रिप्ट प्राप्त होते हैं। मित्रों, जरा सोचिए, 1904 में चीनी जो तुर्किस्तान है उसमें से बौद्ध साहित्य का प्राप्त होना और आयुर्वेद के ग्रंथों का प्राप्त होना। ध्यान रखें, 1911 से 13 के बीच में, कोई 1911 कहते हैं, कोई 1913 कहते हैं, जब हम भास के मैन्यूस्क्रिप्ट को प्राप्त कर रहे थे, और 1904 में हमने यहां से मैन्यूस्क्रिप्ट प्राप्त किया और बौद्ध साहित्य का। इसका जो टाइम है वो 6th सेंचुरी एडी से 10th सेंचुरी एडी। दैट मीन्स अगर बौद्ध साहित्य प्राप्त हो रहा है तो संस्कृत का प्रभाव उस पर है, क्योंकि 6th से 10th सेंचुरी का जो बौद्ध साहित्य आप देखेंगे वो बहुत ही क्लोज है संस्कृत का। हां, यह अलग चीज है कि भाषाई परिवर्तन देखते हैं, और आयुर्वेद भी जो कि आप रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने कहा था कि ये तोखैरियन जो है संस्कृत के काफी नजदीक हम प्राप्त करते हैं।
और ये जो दोनों मैन्यूस्क्रिप्ट मिले हैं ना, ये दो उसी तोखारियन की दो अपनी उपभाषा है, अपनी बोली है, उनमें ये मैन्यूस्क्रिप्ट हमें प्राप्त हुई है। जैसा कहा कि लेखन काल इसका 6 से 6 to 10th सेंचुरी एडी है। अब जिस दोनों उपभाषा की हमने चर्चा की, ये दोनों उपभाषा वहां के निवासी, अब वहां के निवासी देखिए तुषार या तुखार के नाम पर है। जरा एक चीज सोच लीजिए, ये जो नाम है तुषार, तुखार और तोखार, ये 3 नाम प्राप्त होते हैं। अगर आप तुषार पे कंसंट्रेट करें तो ये विशुद्ध संस्कृत शब्द है, जिस तुषार का मतलब होता है बर्फ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौल निकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अगर आप लोग नमामि शमीशान निर्वाण रूपम पढ़ते होंगे तो तुषार शब्द वहां पर है। तुषार का अर्थ होता है हिम, ठीक है, अर्थात हिम प्रदेश। अगर वहां के निवासी तुषार है तो हम कह सकते हैं कि हिम प्रदेश रहा होगा वो। व्हाटएवर, ये ज्योग्राफी के एक्सपर्ट या जो भी इस तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, उनके लिए ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो भाषा की भी चर्चा करनी है। मैंने बार बार कहा है कि माध्यन्दिन संहिता वाले लोग जो होते हैं वो श को ख कहते हैं। इसीलिए बिहार का एक प्रदेश है मिथिला, वहां के लोग जो उषा है वो उषा को उखा कहते हैं और षटकोण को खटकोण कहते हैं। तो इसी प्रकार जो ये तुषार है, ये तुषार तुखार बनता है। मैं इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तुषार को आज तुखार नाम दिया जाता है तो यह माध्यन्दिन प्रभाव है, और कह सकते हैं कि माध्यन्दिन प्रभाव वहां रहा होगा। अस्तु, तो तुषार, तुखार और तोखार ये 3 नाम प्राप्त होते हैं। तभी हमने कहा कि ये तोखारियन इसका इंग्लिश नाम अगर करते हैं तो बनता है। तो इसी नाम पर यह भाषा प्रचलित होती है। अब इसको, जैसा मैंने शुरू में कहा कि इनको भारोपीय भाषा परिवार में लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी किसी को, सारे इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे लेने का रीजन यही रहा कि भारोपीय भाषा से इसका साम्य था, और वो भी साम्य संस्कृत से सर्वाधिक था, और वो साम्य होने के कारण इसे भारोपीय भाषा परिवार का माना गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक लेटेस्ट इंक्लूजन जो है ये भारोपीय भाषा परिवार में है। सिमिलैरिटी को देख लें, हम जिसे संस्कृत में पितृ कहते हैं तो खैरियन में पातर होता है, त्रि का तर हो जाता है, पितृ से पितर बना। हम लोग सभी पितर पितर शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पितर यानी पूर्वज के लिए पितर शब्द प्रयोग करते हैं, और वह पितर का मूल जो है पितृ है, और वो देखिए तो खैरियन में पातर बनता है। मातृ शब्द, अगर पितृ पातर है तो मातृ मातर बन रहा है। इसी प्रकार भ्रातृ भातर बनेगा। तो यह जो चीज है, इसी तरह ओक्त, अष्ट, देखिए ओक्त को भी समझने की कोशिश कीजिए। अष्ट, अष्ट में जो श है ये मूर्धन्य है, और इस श को अगर आप ख में परिवर्तित कर दे तो क्या बन जाएगा? ओक्ट। और वही ओक्ट जो है वो भाषाई परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या बन गया? उक्त। और ओक्टेन आप लोग वर्ड भी पाते होंगे अष्टक के लिए, ठीक है, ऑक्टेव। तो ये साम्य है। हमने तो आपके सामने 3 शब्द इंटरेस्टिंग ला करके दिया ताकि इससे एक हमारी मनस्थिति बन सके, लेकिन ऐसे कई शब्द हैं जो कि मेल खाते हैं, जो कि काफी नजदीक आते हैं संस्कृत भाषा के, और यही कारण है इसे भारोपीय भाषा परिवार का माना गया। भौगोलिक दृष्टि से सतम के निकट, ध्यान रखेंगे, सतम जिसका कि मूल कौन है? अवेस्ता और संस्कृत, तो उसके निकट है ये। लेकिन वहां पर भी क्या है कि शतम के लिए कंत का प्रयोग होने से इसे केंतुम वर्ग की भाषा मान ली गई। मित्रों, केवल एक आइडेंटिटी केंतुम के लिए, क्योंकि चूंकि शतम के ऊपर यह सिद्धांत सतम और केंतुम का चला, और इसमें भी शतम की जगह पे ये कंत प्रयोग करते हैं, तो श की जगह पर क प्रयोग होने के कारण इसे केंतुम वर्ग की भाषा मान ली गई। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू सतम ग्रुप। मैक्सिमम शब्द जो हैं वो सतम के नजदीक है, और भौगोलिक दृष्टि से भी यह सतम जो ग्रुप है, आप जिसे अवेस्ता कह लें, जो टर्किस्तान जिसकी चर्चा कर रहे हैं, या संस्कृत यानी भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा करते हैं, तो इनके क्लोजली ये हम पाते हैं। मध्य एशिया में 2nd सेंचुरी से लेकर के 7th सेंचुरी एडी तक इसका वर्चस्व रहा है, इसका प्रभुत्व रहा है, अर्थात तोखारियन भाषा बोली जाती रही है। लगभग 500 वर्षों का
इनका हम पाते हैं कि इतिहास रहा है, जो प्रभुत्व रहा है। मित्रों, इसके बाद जो तोखैरियन है, जिसको मैंने कहा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, और मेरा तो व्यक्तिगत इंटरेस्ट इस भाषा के प्रति है ही, जगह ही है, लेकिन आप लोग भी इसको अगर भाषा में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर एंशिएंट लैंग्वेजेस जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, अगर उस भाषा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज डू वर्क ऑन तोखैरियन। नेक्स्ट है हित्ती, हिटाइट। आप लोग नाम जानते होंगे, ये काफी प्रयोग है और हम भी बार बार इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। और खास करके जो संस्कृत के वो छात्र जो कि वैदिक संस्कृत पढ़ते होंगे, और वैदिक संस्कृत में जब हम ऋग्वेद के काल के निर्धारण को पढ़ते हैं, तो उस काल निर्धारण के क्रम में आने वाला जो बोगाज कुई है, उसका डायरेक्ट रिलेशन इसे हित्ती से है। पहले देख लेते हैं कि तोखैरियन की तरह इस भाषा को भी बहुरूपीय भाषा परिवार में बहुत ही बाद में शामिल किया गया। यानी ये भी एक कह सकते हैं कि लेटेस्ट ये इंक्लूजन है, यानी हित्ती और तोखैरियन, इसीलिए इसको बाद में हमने चर्चा में लाया है, जो बाद में आया है। यह केंतुम शाखा की यह भाषा है, और केंतुम शाखा की ये जो भाषा है, इसकी खोज 20वीं शताब्दी में हुई। 12th, जैसे जिस प्रकार तोखैरियन की खोज 1904 में हमने कहा, उसी प्रकार इसकी भी खोज, इस भाषा की भी जो खोज है वह 20th सेंचुरी में हुआ है। बोगासकुई, जिसकी चर्चा भी हमने की, ये टर्की, आज टर्की है, वहां के ईंटों पर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में कुछ अभिलेख मिले, कुछ लेख मिले। अब ये लेख कब का है, किस समय का है, यह विवाद का विषय है, लेकिन इसके विषय में भी कहा जाता है कि यह 9वीं से 14वीं शताब्दी ईसवी पूर्व है। क्षमा करेंगे, यहां 9वीं से 14वीं शताब्दी लिखा हुआ है, मात्र इसे हम ईसवी पूर्व मानेंगे, ठीक है ना, 9वीं से 14वीं शताब्दी ईसवी पूर्व। लेकिन एक तरह से जो अब हमारी जो नई शोध प्रक्रिया है, जो नया शोध हुआ है, उसमें इसको 14th सेंचुरी बीसी का मान लिया गया है, और तदनुसार हम ये कहते हैं कि 14th सेंचुरी बीसी में बोगासकाई के ब्रिक्स पे, ईंटों पर क्यूनिफॉर्म लिपि में कुछ अंकित लेख प्राप्त हुए, ठीक है ना, कुछ अंकित लेख हमें प्राप्त होते हैं, और उसी अभिलेख के शब्द, उसी अभिलेख की भाषा, उसी अभिलेख के माध्यम से एक हित्ती भाषा का जो है अन्वेषण हुआ। और बोगासकुई, हमने इसकी चर्चा अपने पिछले किसी व्याख्यान में भी की रही होगी, जिसमें कि हमने पाया कि ये ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद के जो देवता हैं, चाहे वो इंद्र हैं, नासत्य हैं, ऐसे वरुण हैं, ऐसे कुछ देवता हैं जिन चर्चा का हम उल्लेख पाते हैं, जो हित्ती साम्राज्य है उसके अभिलेख पर बोगासकाई में जो प्राप्त हुआ है। तो कदाचित इस हित्ती के माध्यम से उसी अभिलेख की ओर संकेत दिया जा रहा है यहां पर। मित्रों, ये जो बोगासकुई है, ये बोगासकुई हित्ती साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, है ना, ये हित्ती पूरी तरह से हित्ती साम्राज्य की राजधानी थी। ऐसा माना जाता है कि बहुरूपीय भाषा का जो प्राप्त प्राचीनतम अवशेष, अब इस विषय को भी हम लोग समझ लें, वो हित्ती है। यहां पर प्राचीनतम अवशेष से क्या तात्पर्य है? हम इसको कह सकते हैं कि जो प्राप्त प्रथम लिखित रूप हमें है बहुरूपीय भाषा का, जो रिटन फॉर्म में उपलब्ध कोई चीज है, वह है हित्ती भाषा में, इसीलिए प्राप्त प्राचीनतम अवशेष माना जाता है। और यही कारण है कि अब देखिए, ये इसका खंडन तब हो जाएगा अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को पढ़ लेते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को पढ़ लेंगे तो वो प्राचीनतम अवशेष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हित्ती के इस अभिलेख से प्राचीनतम है। दूसरे शब्दों में, बहुरूपीय भाषा परिवार में प्राप्त होने वाले जितने भी लिखित सामग्री है, उन लिखित सामग्रियों में सर्वाधिक प्राचीन सामग्री हित्ती में प्राप्त हुई, जो बोगासकुई में प्राप्त हुई, इसीलिए इसे प्राचीनतम अवशेष कहा गया। इसका यह अर्थ नहीं कि यह संस्कृत भाषा से प्राचीन है। हमारे पास ऋग्वेद है, हमारे पास यजुर्वेद है, और हमारे पास एक विशाल संस्कृत साहित्य की परंपरा रही है। ऋग्वेद भी इससे पूर्व की भाषा मानी जाती है, ऋग्वेद भी इससे पूर्व का साहित्य है। लेकिन अब इनका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, इसका प्रथम मैन्यूस्क्रिप्ट हमें कब प्राप्त होता है, हमारे पास इसकी सूचना नहीं है। हां, यह मानकर कि ऋग्वेद की रचना हुई है 1500 ईस्वी पूर्व या 2000 ईस्वी पूर्व या 2500 ईस्वी पूर्व, उस आधार पर तो हम कहते ही हैं कि यह प्राचीनतम ग्रंथ हैं।
लेकिन जो लिखित फॉर्म है, पहली बार जो रिटन फॉर्म है, वो हमें कब का प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूं कहें कि भारतवर्ष में जो प्राचीनतम लिखित हमें अवशेष प्राप्त होता है वो अशोक का शिलालेख या अयोध्या के राजा धन जो है उनका शिलालेख, तो उसी तरह से ये प्राचीनतम लिखित किसी व्यक्ति के द्वारा जो रिटन फॉर्म है वो हमें हित्ती में प्राप्त होता है। इसका डिनायल नहीं है कि ये ऋग्वेद से प्राचीन है, नो नेवर। इनकी विशेषताओं के कारण अब ये जो हित्ती भाषा है, इस हित्ती भाषा की विशेषता के कारण ही विद्वानों ने प्राचीन भारत और हित्ती भाषा की परिकल्पना की। मित्रों, कभी जब हमने भारोपीय भाषा परिवार के नामकरण का उल्लेख किया होगा तो उसमें यह एक तर्क दिया होगा कि इसके कई नाम दिए जाते हैं, लेकिन क्यों भारोपीय भाषा परिवार ही नाम पड़ा, इसकी भी हमने चर्चा की थी। लेकिन एक विद्वान हुए, दो विद्वान हुए हैं, प्रोफेसर एडगर और एच स्टर्टेवंट, ये दो विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं। इन्होंने 1933 में एक व्याकरण की रचना की, एक ग्रंथ की रचना की, और वह है कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ हिटाइट। और उस ग्रामर में उन्होंने जो भारत की भाषा है संस्कृत के साथ इतना अधिक साम्य पाया कि उन्होंने इसका नामकरण ही, पूरे भाषा परिवार का नामकरण ही भारत हित्ती परिवार कर दिया। जिस प्रकार हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहते हैं, उसी प्रकार इन्होंने इंडो हिटाइट लैंग्वेजेस की परिकल्पना कर ली, एक वर्ग की परिकल्पना कर ली। यह अलग विषय है कि बाद में इसी को लोगों ने पूरी तरह से भारोपीय भाषा परिवार नाम दिया है। लेकिन मेरी टिप्पणी यहां पर यह है कि जो हिटाइट है, ये जो हित्ती भाषा है, तो खैरियन की तरह यह भाषा भी संस्कृत से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी साम्य रखता है। इसमें एक बड़ी अजब सी बात देखी जाती है कि हित्ती में एक स्पिरेंट उच्चारण होता है, कंठ स्पर्श करके ख ख। अब ये जो ख उच्चारण होता है, उस ख को वहां लिपिबद्ध जो किया जाता है वो ह किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं, हम जब किसी भाषा में जाते हैं उस भाषा को समझने के लिए, उस परिवर्तन को जानते हैं, तभी जाकर के हम उस भाषा की मौलिकता को जानते हैं। और मित्रों, मैंने उदाहरण भी दिया कि जैसे अगर हम तमिलनाडु में जो तमिल भाषा है उसमें हम श्री के लिए तिरु शब्द प्रयोग पाते हैं। ये कब, जब उसके विश्लेषण में हम जाते हैं तब इस जानकारी पे आते हैं कि तिरु का मतलब श्री है। और ऑब्वियसली श्री का जो सीरी कर लीजिए, सीरू हो जाता है, और स त आदि करके वो भाषा वैज्ञानिक चिंतन में आता है, उससे हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ये जो अभी हमने आपके सामने लगभग जितने भी भारोपीय भाषा परिवार के जितने भी वर्ग थे मित्रों, उनका हमने आपके सामने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें कि ग्रीक, इटालियन, केल्टिक, जर्मन, तोखारी और हित्ती, ये 10 भाषाई वर्गीकरण थे। इनके स्वरूप को हमने जाना, यह भाषा क्या है, यह भाषा बोली कहां जाती है, इस भाषा का साहित्य कहां प्राप्त होता है, इसकी हमने चर्चा की। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था कि समस्त भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार, इस भारोपीय भाषा परिवार की जो विशेषता है हम उसको जानने की भी कोशिश करेंगे। मित्रों, तदनुसार हम इस रूप में आपके सामने समस्त भारोपीय भाषा परिवार की जो सामान्य विशेषताएं हैं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये 8 हम विशेषता सामान्य रूप से पाते हैं, जिसमें पहला है श्लिष्ट योगात्मकता। विशद चर्चा इस पे हम लोगों ने कर ली है। जैसे अगर पठति शब्द है तो पठ में जो तिप का जुड़ना है ये योग है, तो इस प्रकार से ये श्लिष्ट योगात्मकता की चर्चा हमने की होगी। इसी प्रकार भारोपीय भाषा परिवार की एक विशेषता बनकर आती है प्रकृति प्रत्यय योग। संस्कृत के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं प्रकृति प्रत्यय, कि भाषा की, किसी भी भाषा में शब्द की प्रकृति होती है और प्रत्यय जुड़ करके हम उसके रूप को पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप बनाते हैं शब्द पठ धातु है, उससे आपने पाठ बना लिया, पठ धातु है उससे आपने पठन बना लिया। तो पठ का से जो पाठ और पठन मिला, यानी पठ यदि प्रकृति है तो जो प्रत्यय उसमें है घय प्रत्यय या जो ल्युट प्रत्यय है वो योग दे करके एक नूतन शब्द का निर्माण करता है। और ये अन्य भी जो भारोपीय भाषा परिवार है, जो 10 हमने नाम लिए हैं, जिसमें चाहे वो इंडो ईरानियन हो, चाहे अर्मीनियन हो, चाहे अल्बेनियन हो, चाहे हित्ती हो, चाहे तोखैरियन हो, जो भी 10 के 10 हैं, उन सब में ये विशेषताएं किसी ना किसी रूप में पाते हैं। प्रत्यय विकास देख लीजिए कि प्रत्यय भी अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। हमने कुरु से कौरव बना लिया,
पांडु से पांडव अण आदि का जो है उपसर्गों की स्थिति, उपसर्ग होते हैं शब्द के सौंदर्य के लिए, शब्द में विकार बताने के लिए भी। हम शब्दों में डुप्लीकेशन देखते हैं, द्वित्वीकरण, जैसे जहार, बभूव, चकार, जगाम। ये जो डुप्लीकेशन जो है ये भी प्रकृति हम पाते हैं भारतीय भाषा परिवार में। अक्षरावस्थान, समस्त पद रचना सबसे आसानी है समझ में। भाई राजा का बेटा हमें कहना पड़ता है, अब राजा का बेटा एक्स्ट्रा शब्द आ रहा है, हमने उसके लिए एक प्रकृति अपनाई, एक वर्गीकरण करके एक शब्द निर्माण की नूतन प्रक्रिया जिसे समस्त पद रचना कहते हैं। और ये समस्त पद रचना ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा कह सकते हैं कि साधन है कवियों के लिए कि अपने काव्य में इस समस्त पद का प्रयोग करते हुए सुंदर सुंदर वाक्यों की रचना कर लेते हैं, काव्य में पद्य निर्माण कर लेते हैं। और गद्य तो इसके बिना चले ही नहीं, कि बिना समस्त के गद्य की रचना चलती ही नहीं। लेकिन ये केवल संस्कृत की ही नहीं, अन्य भाषा में भी, अंग्रेजी में भी आप देखते हैं कि जो काफी ऐसे शब्द होते हैं जो कि कंपाउंड फॉर्म में होते हैं। अवश्रुति, वोवेल, ग्रेडेशन, ये जो कुछ विशेषता हैं, जैसा मैंने आपके सामने कहा कि ये 8 कुल विशेषताएं भारतीय भाषा परिवार की हमारे पास उपलब्ध होती है। मैंने इसका विशिष्ट वर्गीकरण इसलिए प्रस्तुत यहां नहीं किया क्योंकि इस सब के ऊपर में पीछे की श्रृंखलाओं में विस्तृत उल्लेख, सबका सोदाहरण उल्लेख किया गया है, तो आप वहां भी विजिट करें और इन विशेषताओं को वहां पर समझें। मित्रों, इसके बाद हम लोग 2 मूल विषय को लेकर के चलेंगे, जिसमें कि एक होगा संस्कृत और अवेस्ता और संस्कृत और प्राकृत भाषा की तुलना। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग जरूर सुने। लेकिन उससे पूर्व आप लोगों ने जो इतना सारा आज ध्यानपूर्वक देखा, सुना, आपके मन में यदि विचार उत्पन्न हुए हैं, आपके मन में कोई टिप्पणी होती है, तो उसे जरूर आप अपने प्रश्नों के माध्यम से हम तक दें, हम उसका आपके सामने समाधान प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।